बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। एक तो बड़ी दरख्वास्त शेर अफजल मरवत अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे, उनकी जानिब से इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फाइनली दरख्वास्त दायर कर दी गई है। क्या कुछ कहा गया इस दरख्वास्त में और क्या कुछ होने वाला इलेक्शन फॉर्म 47 के हवाले से, ये हम आपको इस व्लॉग में इंसाइट देंगे। अदील सरफराज भी यहाँ पे मौजूद थे। एक और बड़ी खबर हमारे दोस्त जो अक्सर आपको व्लॉग्स में नज़र आते हैं, असद तूर साहब, उनके हवाले से गिरफ़्तारी की खबरें हैं। वो गए थे आज चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, जो सहाफ़ियों को उठाया गया कि उनके ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाने पर, उसमें कॉल अप नोटिस के बाद अब उनको छोड़ा नहीं गया अभी तक एज़ ऑफ नाउ। उस पर भी डिस्कस करेंगे। इमरान रियाज का केस जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया, फिर आज जो है उनके केस में क्या कुछ हुआ ये भी डिस्कस करेंगे। ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इन तीनों खबरों पे आपको इंसाइट्स देंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं पीटीआई की वो दरख्वास्त जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है। पीटीआई ने बेसिकली इंतखाबात को चैलेंज कर दिया है और ये सबसे हाईएस्ट फोरम पे चैलेंज करना क्यों किया गया, पहले तो ये कॉन्टेक्स्ट समझे। इलेक्शन कमीशन में जो इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्तें थी, जिसमें खसूसन सलमान अकरम राजा के केस को, जो उमर जो क्या नाम है उस्मान डार की वालदा के केस को देखा जा रहा था, रेहाना डार साहिबा को, वो तमाम जो हैं उनके नोटिफिकेशंस को जारी किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन में उसकी सुनवाई नहीं हुई और फिर बाज़ाब्ता तौर पे कहा गया कि आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अब एक लंबा मामला है। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस चलेंगे, उनको साल भी लग सकता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तो लिहाजा पीटीआई ने स्ट्रेटजी बनाई कि पूरे इंतखाबात को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया जाए। अदिल, कैसे देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी फॉर्म 47 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी? पहले तो ये बताइए माइक ऑन है। ऑन है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्म 45 के हवाले से जो आज पिटीशन हम लोग अक्सर कहा करते हैं, कल परसों भी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धांधली का एक मामला आया और उस वक्त भी शौकत बसरा साहब यहाँ पर इन पर्सन पेश हुए और उन्होंने बात करने नहीं दी गई। उस वक्त भी हमने यही बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त क्यों कर दायर नहीं कर रही। और आज फाइनली अभी ज़ाहिर तो ये दरख्वास्त शेर अफजल मरवत साहब ने इन पर्सनल पर्सनल कैपेसिटी कैपेसिटी में कर फ़ाइल की है। बहरहाल आई तो पीटीआई की तरफ से ही है और इस दरख्वास्त के आ जाने के बाद अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये मामला टेकअप करना होगा और जिस धांधली को अवॉइड कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा मुसलसल कई रोज़ से, उसको अब उन्हें कन्फ्रंट करना होगा। और जो फॉर्म 45 का मामला है उसको अब फाइनली एड्रेस करना होगा। इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं। नेगेटिव्स ये हैं कि अब अगर फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आ गई है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त के ऊपर कोई ऑर्डर या कोई ऑब्जर्वेशंस पास कर देती है, उसका असर उन केसेस पर होगा जो अभी निचले फोरम्स पर होंगे। और जो रेमेडी लास्ट में अवेल कर सकती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर वो शुरू में ही अवेल कर लेती है और उनके अगेंस्ट कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आ जाती हैं, तो इसका नुकसान पीटीआई को होगा। और यही बात अब मेरे कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि पीटीआई सोच रही है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये हम उनकी जानिब से गलत मूव की गई है। बहरहाल अब तो दरख्वास्त फाइल हो चुकी है, देखना ये होगा कि क्या उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया जाता है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। और जब ये मुकर्रर हो जाएगी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी माइंड समझ में आ जाएगा कि वो किस तरफ खड़े हैं। बज़ाहिर तो सबको मालूम है कि वो उनका क्या मतम नज़र है। उस रोज़ जो उन्होंने मीडिया टॉक की थी, उसमें जो उन्होंने बात की थी, उससे अंदाज़ा यही होता है कि वो इन तमाम तर इल्ज़ामात को इतना सीरियस नहीं समझते। और इसमें एक और जो डेवलपमेंट हुई है गुज़िश्ता रोज़, बताया जा रहा है कमिश्नर साहब ने जो अपने इल्ज़ामात से वापस हो गए हैं, यू टर्न ले लिया, सॉफ्टवेयर अपडेट तो वो ऑब्वियसली उसके लिए फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये सवाल होगा कि भाई जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पर आप हमारे पास आए हैं वो इल्ज़ामात ही लगाने वाला वापस ले चुका है। क्योंकि इसमें इन पर्टिकुलर जिक्र है कमिश्नर रावलपिंडी साहब का कि उनके ऊपर, उनके इल्ज़ामात के ऊपर जो एक कमेटी बनाई है इलेक्शन कमीशन ने, उसको कलअदम करार दिया। अदील, इन चीज़ों को डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको चीज़ समझ आती है कि कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो एक केस की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि यहाँ पे रिपोर्टर्स को दी, और उसके बाद चीफ जस्टिस ने जब मंडे के लिए केस लगाया और उस केस में रिगिंग का जिक्र तक ना करना, और फिर वो केस जो है दरख्वास्त वो फ़ाइन के साथ जो खारिज कर देने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस को वैलिडेट किया है। अब
जब तहरीक इंसाफ के इन पर्सन जो शेर अफजल मरवत की जानिब से दरख्वास्त आई है, बहुत बड़े कोई रिलीफ या बहुत कोई ऐसी चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट रिलीफ वगैरह तो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अभी नहीं, आइंदा आने वाले कुछ माह भी ये रिलीफ मुझे तो कम अज़ कम मिलते नज़र नहीं आ रहा, जो हमें अभी तक हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अगर हम अदालत उज़्मा की बात करें जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, तो ओवरऑल आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो कुछ मूव्स हैं वो बड़ी अच्छी और नपी तुली हुई चली हैं, उनकी जो चालें हैं। अब देखना होगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने, क्योंकि संजीदगी का आलम यह है कि अभी तक इन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है और उस दरख्वास्त में वकील हैं रियाज़ हनीफ़ राही साहब। अब रियाज़ हनीफ़ राही साहब नो डाउट एक अच्छे वकील होंगे, लेकिन मसला ये है कि रियाज़ हनीफ़ राही साहब की भी एक हिस्ट्री है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ, और वो उनके अगेंस्ट मुतअद्दिद तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर कर चुके हैं, उसके बाद गायब भी हो चुके हैं। तो अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने रियाज़ हनीफ़ राही साहब, आप अगर अपने माइंड में पिक्चर बनाएं ना, पेश होंगे रोस्टम पर, तो वहाँ पर क्या होगा? तो ये वही वाली चीज़ है कि आपको पता है कि यहाँ पर जो है एक मुझे साबिक ये लग रहा है कि पीटीआई का भी यही गोल है। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून ने उन साहब को हायर किया था जो कि आग बगोला होते थे जस्टिस उमर के, इरफान कादर साहब को जो आग बगोला होते थे जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ, उनको गुस्सा दिलाना, इश्ताल दिलाना। हनीफ राई साहब को पीटीआई ने किया ताकि बस दुआ करें, हमारे दोस्त हैं रियाज हनीफ राई साहब, वो आ जाएं। वो अक्सर दरख्वास्त दायर करके गायब भी हो जाते हैं, नाराज़ हो जाएंगे मेरी इस बात पे, लेकिन देखते हैं इसमें क्या निकलता है। बहरहाल उन्होंने जो इस्तदाएँ हैं वो मुतअद्दिद की हैं, एक इस्तदा नहीं की। इस एक इस्तदा, ये जो इस्तदाएँ ज़्यादा करने की बुनियाद पर भी रजिस्ट्रार ऑफिस को शायद उन्होंने एक जवाज़ फराहम कर दिया एतराज़ आयद करने का। बहरहाल देखते हैं अभी इस पे मुस्तकबिल इसका क्या होता है। नंबर तो अभी तक अलॉट नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ऑफिस से जो लास्ट टाइम बात हुई, नंबर अलॉट नहीं हुआ, लेकिन ये दरख्वास्त जाएगी, एतराज़ात भी लग सकते हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ बड़ी वाज़े नज़र आ रही है कि इस तमाम मामले पे, हालांकि इतनी बड़ी मुल्क में कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, एक कमिश्नर की जानिब से इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस पर नोटिस नहीं हुआ, फिर मुल्क में एहतजाज जो किए जा रहे थे उस पर नोटिस नहीं हुआ, फिर फॉर्म 45 फॉर्म 47 का मामला बड़ा क्लियर था। पीटीआई के लोग कह रहे थे कि यार आप अपने फॉर्म 45 ले आएँ जो आप जीते हुए, हम उनसे देख लेते हैं, लेकिन वो मामला भी नहीं आया। तो बज़ाहिर लग रहा है इस तरह के यहाँ से भी कोई ख़ास रिलीफ या पीटीआई की सुनवाई नहीं होगी। और ये मामला पीटीआई को खुद है, वो सलमान अकरम राजा की आज जब इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त मुस्तरद हुई है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला चला गया, तो हम पूरा माइंडसेट हम बता सकते हैं कि पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलने चाह रहा, चाहे जितनी भी सीटें धांधली से ली गई हैं, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक तो वो जीते हुए हैं। बहरहाल हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। धांधली हुई है इस दफ़ा बहुत, यार बड़े ज़बरदस्त इंतखाबात हुए हैं। आप ऐसे ना कि आप चाहते हैं आप असद तूर की जगह पे दे रहे हैं, पूछ रहा हूँ आपसे, ये काजी साहब की अदालत है, आपने कोई ऐसी बात नहीं। सर यही लगा है, बड़े साफ और शफाफ इंतखाबात हुए हैं, बड़े साफ जी। वो सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हो गया उनका, वैसे ये इस पे आपने नज़र नहीं डाली? मुझे तो हमारा लग रहा है अपडेट हो रहा है। थोड़े अरसे तक हमारा शायद सॉफ्टवेयर अपडेट हो। बहरहाल हम आगे चलते हैं, ये तो तंज़ो मज़ाक चलता रहेगा। इनके लिए खबर ये दे दें कि आज एक और हम ख्याल जज जो हैं उनकी भी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री हो चुकी है। जस्टिस नईम अफगान चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट को सिफारिश कर दी गई है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा यार, नंबर तो बनता था ये जस्टिस अमीर भट्टी का, सीनियरिटी पे तो वो थे नहीं, वो रिटायर हो रहे हैं, और अब ये उनके अपना विजडम। जस्टिस अमीर भट्टी का हम ख्याल बेंच में भी नहीं थे ना वो, तो हाँ ऑब्वियसली वो उनकी, क्योंकि जस्टिस अमीर भट्टी ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के मामले पर जस्टिस इजाजुल एहसन के कैंप के हवाले से बात की थी, और उनके अफजल शाही का आपको पता है बाद में वो फिर उन्होंने साइड बदला भी ली है। अब जो दूसरा शो का नोटिस हुआ था जस्टिस मज़ाहिर नकवी को, उस पर उनके भी दस्तखत थे, पहले पर नहीं थे, दूसरे पर थे, और उसके बाद शायद जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी इस्तीफ़ा देने का फैसला इसी वजह से किया कि उनके साथ जो एक बंदा था वो भी अब नहीं रहा। और इसमें मेन चीज़ ये है कि जस्टिस नईम अफगान साहब वो जज हैं जो, एक आपको याद होगा ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन, जी बिल्कुल, उसमें उमर अता बंदियाल की सास के खिलाफ जो इंक्वायरी कमीशन बना था उसमें ये मेंबर थे उस कमीशन। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की ऑडियो थी और भी मुतअद्दिद ऑडियोज़ थी, उसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन हुकूमत ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को सरपास करके बनाया था। जो कि चीफ जस्टिस ही बना सकते हैं, कम से कम नाम चीफ जस्टिस ने प्रपोज करने होते हैं उनकी अदलिया के, मगर वो उस वक्त हुकूमत ने डायरेक्टली सीनियर प्यूनी जज सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ाइज़ ईसा, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अफगान और
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के के जस्टिस आमिर आमिर फारूक पर मुश्तमिल क्या बनाया हसीन इम्तिजाज था तो यार, क्या हसीन। ये कमीशन चलता बड़ा मजा आता। था। सर वो 2 दिन भी बहुत मज़ा आ गया था। तो अब जस्टिस नईम अफगान साहब को लाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 3 जो नशिस्तें इस वक्त खाली थी सुप्रीम कोर्ट की, वो तीनों लाहौर से हुई थी, पंजाब से हुई थी। जस्टिस उमरताब बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, तो उनकी जगह क्यों कर पंजाब से किसी जज को नहीं लाया गया और बलूचिस्तान से लाया गया, ये एक सवाल उठाया जा रहा है। बहरहाल देखते हैं। और इसका सवाल का जवाब थोड़ा सा हम दे देते हैं कि हम ख्याली का भी हम ज़्यादा नहीं बात करते इस हम पे। ख्याल तो सर बात ये ना, ये एक टर्म यूज़ हुई थी, हाँ। हमारे ही एक दोस्त हैं, उन्होंने की थी जब जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब जो थे ना, उनके साथ बैठा करते थे जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। तो उस वक्त कुछ लोगों ने ये टर्म यूज़ की थी कि ये लाइक माइंडेड जज बेंच है। तो उसके बाद फिर जस्टिस बंदयाल साहब ने उस लाइक माइंडेड बेंच को 3 से 8 तक मुंतकिल किया जब सुप्रीम कोर्ट फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। तो फिर उसके बाद जब काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस बने, तो उन्होंने अपना जो हम ख्याल एक औरा है, अपना जो हम ख्याल इनका एक स्टांस है, उसको लेकर आया, अपने जजेस को साथ बिठाया। आज भी आप देखें जो जजेस उनके साथ बैठे हैं, उनके हम ख्याल ही होते हैं। जो बेंचेस आजकल तश्कील दिए जा रहे हैं, जिस तरह नाज़रीन, हम ख्याल क्यों ज़रूरी होता है ये आपको बता दें। हम ख्याल इस वजह से ज़रूरी होता है कि ये मेरा लाइक माइंडेडनेस है, इसके साथ मेरी, तो हम जो है डिसीजन में अलग नहीं जाएंगे। हमने कोई फ़ैसला देना होगा, 3 में से 2 जजेस साथ हैं तो आपका फ़ैसला हो जाएगा और वो मेजॉरिटी के साथ होगा, वो प्रिवेल करेगा। तो लिहाजा फिर चीफ जस्टिस माइनॉरिटी जजमेंट में नहीं जाता, मेजॉरिटी उसके साथ रहती है। ये एक कॉन्सेप्ट है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। यार हमारे दोस्त बड़े असद तूर के साथ हम व्लॉग्स करते रहे हैं, लोग सुनते रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है यार, एक इतने बड़े मनसब पे बैठा शख्स जब उसकी जानिब से उसके या उसका नाम इस्तेमाल किया जाए या वो चीज़ें करे, तो मेरा आज बड़ा दिल दुखा है जिस तरह से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में क्रैकडाउन हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में हम अनफॉर्चुनेटली हम इतने ज़्यादा बांध दिए गए हैं कि मैं यहाँ पे वो बातें नहीं कर सकता जो कि मैं शायद ऑफ द कैमरा कर सकूँ, ऑफ द रिकॉर्ड कर सकूँ। लेकिन दिस इज़ कंडेमेबल। नहीं सर, दिस इज़ कंडेमेबल बियॉन्ड वर्ड्स कि एक शख्स जो सिर्फ आप पे तनकीद करता हो, आप उसे अंदर डलवा दें यार। अब देखें ना, बात यह है कि सादा सी बात है, असद अली तूर साहब वो सहाफ़ी हैं जो जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर जब तनकीद किया करते थे, तो जो आज बरसरे इक़्तिदार हैं वो उनको हीरो गर्दानते थे। और आज जब जो बरसरे इक़्तिदार हैं इन पर वही असद तूर तनकीद करता है, तो उनको FIA के नोटिस भी आते हैं, उनको गिरफ़्तारियों के वो आप कह सकें धमकियाँ भी दी जाती हैं। और आज उनको काफ़ी देर से अंदर बिठाया हुआ, सुबह से वो गए हुए हैं और अभी तक उनको छोड़ा नहीं जा रहा। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। असद तूर की सोच से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, उनके अल्फाज के चुनाव से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, उनका जो नज़रिया है उससे आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। बात यह है जो तनकीद वो कर रहे हैं उसका हक़ उन्हें आइन देता है, जिसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद कई दफ़ा कह चुके हैं। और इसी असद तूर के बारे में इनके हक़ में गवाहियाँ भी हमारे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा दे चुके हैं। अब जब असद अली तूर साहब ने अपना काम जारी रखते हुए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर भी वही पैमाना रखा है जो उन्होंने बंदयाल साहब पर रखा था, तो इनको बुरा लग गया है। मैं तो अब यहाँ पर आकर मुझे अक्सर मैं फील करता हूँ की बात की जाए, हम जो जिस तरह जस्टिस बंदयाल साहब को उस वक्त ग्रिल करते का निशाना बनाते थे, ग्रिल करते थे, उन्होंने जिस ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया वो शायद अब हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। यार ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक चीफ जस्टिस को यहाँ पे इस गेट के सामने खड़े होकर पार्लियामेंटेरियंस ने भी गालियां दी, यहाँ पे वी लॉक करके यहाँ के सहाफ़ियों ने भी कहा कि ये सासू माँ की कोर्ट है। और उस शख्स ने, मैं ये बड़ा कैटेगोरिकल है, लोगों को पता है, और उस शख्स ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे ज़रा सी बात हुई है, ज़रा सा ये नाम आया है और थोड़ी सी तनकीद का लेवल आगे बढ़ा है बल्ले वाले फैसले पर। और क्यों बढ़ा है, लोगों को मालूम है कि बल्ला छीनकर कितनी ज्यादती की गई है PTI के साथ। और जिस शख्स ने, जो साफियों ने ये तनकीद का मामला शुरू किया है, उनको ऐसे गिच्ची से पकड़ के दबाया है और कहा कि जबान बंदी करो अदरवाइज जेल तुम्हारे लिए ही है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं 8 साल से यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, लेकिन इस हद तक जो आज़ादी इज़हार राय है उस पर कदगन नहीं लगी जितना जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में लगी है।
आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, एक तासुर ये जाता है कि यार ये तो हुकूमत कर रही है, इसमें अदालत का क्या किरदार है। तो भाई अदालत ने जब खामोशी अपना ली है और अदालत का नाम इस्तेमाल करके सहाफ़ियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तारियों की धमकियाँ दी जा रही हैं, तो फिर अदालत ने क्यों कर अपना कंधा हुकूमत को दिया है। अदालत को चाहिए कि भाई अगर हमारी तौहीन हुई है तो हम खुद इनसे निमट लेंगे, आपका ये काम नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक जानिब तो ये कहते हैं मीडिया टॉक करते हुए कि मैं तौहीन अदालत के अगेंस्ट हूँ, मगर फिर जब FIA नोटिस भेजती है सहाफ़ियों को आप पर तनकीद की पादाश में, तो आप उनको कुछ भी नहीं कहते और आप उनसे कहते हैं बस इंतखाबात तक इंतज़ार कर लें, उसके बाद आप नोटिस भेज दें। तो फिर ये तनकीद तो होगी। और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने जल्द रिटायर हो जाना है और उसके बाद फिर आने वाले दूसरे जज होंगे। और उनका साकिब निसार साहब भी ऐसे थे, बड़े अच्छे इंसान थे, रिटायर हो गए और उसके बाद फिर उन्हें जिन अल्फाज में याद किया गया। जरदारी साहब का जुमला आपको याद है ना, उन्होंने कहा था, उन्होंने किसी और चीफ के हवाले से कहा था कि आप 3 साल के लिए आते हैं तो आप भी थोड़े से अरसे के लिए आते हैं, फिर आपने चले जाना है और फिर आपने रिटायर होकर देखना है कि भाई जो बात उस वक्त ये लोग कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। आज जो अक्सर रिटायर हो चुके हैं वो ये बात इज्जत वो होती है जो लोगों के दिलों में हो, ठीक है, और इज्जत और एहतराम वो करवाई नहीं जाती। वो आप डंडे की जोर पे जितना मुझे कहेंगे कि इज्जत कर लें, इन्हें कहेंगे इज्जत कर लें, किसी थर्ड पर्सन को कहेंगे तो वो आपके किसी काम नहीं आएगी। बहरहाल ये मुल्क में मामलात हैं, हमारे ये हालात चल रहे हैं, अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर। कंबर जैदी को इजाज़त दीजिए, अदील सरफराज भाग जाएँ आप यहाँ से, आप नज़र ना आए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ने के बाद।